तुम जावा में अपने पहले प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट कर चुके हो तो कोडिंग के फंडामेंटल्स को सीखने का टाइम आ चुका है। तो जावा में स्क्रीन में आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए दो कमांड्स यूज़ होते हैं, system.out.println जिसे हमने पिछले वीडियो में यूज़ किया, और इसके साथ एक और कमांड है यानी कि system.out.print। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है और ये किस तरह से काम करते हैं, इसे इस एग्जांपल से समझते हैं। तो एक्लिप्स IDE में मेन मेथड को जनरेट करने के लिए तुम मेन टाइप करो, फिर Ctrl+S को प्रेस करो और एंटर दबा दो, तो तुम्हारा मेन मेथड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए। तुम इस एग्जांपल में देख सकते हो कि system.out.print को यूज़ करके मैं दो स्टेटमेंट को प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब मैं इसे रन करूँगा तो तुम नोटिस करोगे कि दोनों स्टेटमेंट एक ही लाइन में प्रिंट हुए हैं, यानी कि लाइन चेंज नहीं हुआ है। बल्कि अगर मैं यहाँ पर प्रिंट की जगह println का यूज़ करूँ और अब मैं इसे रन करूँ तो तुम एक डिफरेंस को नोटिस करोगे कि हमारा जो आउटपुट है अलग अलग लाइन में आया है। तो इससे तुम समझ सकते हो कि जब भी system.out.println को हम यूज़ करते हैं तो हमारा आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट होने के बाद हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाता है, जिससे तुम जब भी नेक्स्ट टाइम कुछ भी स्क्रीन पर प्रिंट करोगे तो वो एक न्यू लाइन में प्रिंट होगा। इसे अच्छी तरह समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब मैं इसे रन कर दूंगा। अब तुम देख सकते हो कि पहले लाइन पे हमने println को यूज़ किया तो जावा इस फन के बाद हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो गया। उसके बाद जब मैंने सिर्फ प्रिंट को यूज़ करके एक स्टेटमेंट को प्रिंट किया सेकेंड लाइन आउटपुट, उसे प्रिंट करने के बाद अपने कर्सर को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट नहीं किया, जिसके वजह से जावा इज़ ईजी उसी लाइन पे प्रिंट हो गया और उसके बाद ये कर्सर को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर दिया। इसे कंफर्म करने के लिए तुम यहाँ पर एक स्टेटमेंट को ऐड कर दो और इसे रन कर दो। तो अब तुम देख सकते हो कि जब हमने println को यूज़ करके जावा इज़ ईजी को प्रिंट किया तो उसे प्रिंट करने के बाद यहाँ पर उसने कर्सर को नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट कर दिया। फिर जब हमने डिस्प्ले इन जावा को प्रिंट किया तो फिर इस स्टेटमेंट को प्रिंट करने के बाद उसने फिर से कर्सर को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर दिया। तो println और प्रिंट में यही डिफरेंस है कि जब भी println में कोई भी स्टेटमेंट को हम प्रिंट करते हैं तो उसे प्रिंट करने के बाद वो कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले जाता है, और प्रिंट में वो उसे प्रिंट करके कर्सर को वहीं पर रखता है ताकि जब भी नेक्स्ट टाइम जो भी उसे प्रिंट करना हो तो वहीं से वो रिज्यूम हो। तो इसे समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब इस केस में तुम आउटपुट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करो। इसे ड्राई रन कहते हैं कि बिना एग्जीक्यूट किए आउटपुट को प्रेडिक्ट करना प्रोग्रामिंग में ड्राई रन कहते हैं। ये प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो तुम ड्राई रन करके तुम इसके आउटपुट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करो कौन सा स्टेटमेंट किस लाइन पे होगा। तो अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, तुम अपने आंसर्स को इसके साथ मैच करके देखना। तुम देख सकते हो कि तीनों स्टेटमेंट अलग अलग लाइन पर प्रिंट हुए हैं। पर अब तुम पूछ रहे हो कि मैंने तो यहाँ प्रिंट को यूज़ किया है, तो इसे क्लेरिफाई करने के लिए मैं इसमें एक और स्टेटमेंट को ऐड करता हूँ। तो अब तुम देख सकते हो कि जब मैंने यहाँ पर प्रिंट को यूज़ किया था तो कीप लर्निंग को प्रिंट करने के बाद इसने अपने लाइन को चेंज नहीं किया, जिसके वजह से हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट फोर्थ लाइन भी उसी लाइन में प्रिंट हुआ। और यहाँ पर भी जब मैंने प्रिंट को यूज़ किया तो कर्सर को नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट नहीं किया गया। तो इस एग्जांपल से तुम्हें system.out.println और system.out.print में डिफरेंस समझ में आ चुका होगा। तो इन्हीं स्टेटमेंट्स को मैं अगर ब्लूजे में एग्जीक्यूट करना चाहूँ तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं सबसे पहले एक क्लास को डिफाइन करता हूँ, फिर मेन मेथड को। तो अब मैं यहाँ पर उन स्टेटमेंट्स को पेस्ट कर दूंगा।
तो अब तुम इसे सेव कर दो। तो अब इसे कंपाइल करने के लिए अब तुम सिंपली यहाँ पर जाकर कंपाइल पर क्लिक करो। पर तुम एक चीज़ नोटिस करो कि अभी इस बॉक्स में कुछ शेडिंग नज़र आ रहा है। तो जैसे ही मैं इसे कंपाइल करूँगा तो इसका ये पोर्शन गायब हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा ये बॉक्स यानी कि ये क्लास कंपाइल हो चुका है। अब इसे सिंपली एग्जीक्यूट करने के लिए फिर से वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स पर मैं आऊँगा और यहाँ पर ओके क्लिक कर दूँगा। तुम देख सकते हो कि तुम्हारा आउटपुट स्क्रीन पर आ गया है। प्रोग्राम्स आर अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। जिस तरह एक ऐसे या एक स्टोरी इज मेड अप ऑफ मल्टीपल सेंटेंसेस, उसी तरह प्रोग्राम्स आर मेड अप ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट्स। यानी कि स्टेटमेंट जो है वो स्टोरीज के सेंटेंसेस के इक्विवेलेंट है। तो ईच स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम is formed by using different words called token. जिस तरह से a sentence is made up of multiple words, each statement of computer program is formed by using different words called token. तो जिस तरह से एक sentence is made up of different words, उसी तरह से a statement is made up of different tokens. अब tokens is formed by using valid characters of computer language in which program is written. अब तुम words को form करने के लिए अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हो जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का फंडामेंटल यूनिट है। उसी तरह प्रोग्रामिंग के भी फंडामेंटल यूनिट्स है, उसे कैरेक्टर्स कहते हैं, जिसको यूज़ करके हम टोकन्स फॉर्म करते हैं और इन टोकन्स को कलेक्शन को स्टेटमेंट्स कहते हैं और अ कलेक्शन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स देन बिकम अ प्रोग्राम। तुम्हें तो पता ही होगा कि इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स हैं जिसे यूज़ करके हम पूरे एक स्टोरी को लिख सकते हैं। तो इसी तरह जावा में भी कुछ कैरेक्टर्स है जिसे यूज़ करके हम अपने पूरे प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो डिफरेंट सेट्स ऑफ कैरेक्टर्स इन जावा आर जावा बीइंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज contains various character sets that can be used while writing a computer program. The character sets used in Java are as follows: first, letters; second, digits; third, operators; and fourth, delimiters. तो पहले तो letters में all alphabetic letters are used in Java programming, यानी कि कैपिटल A टू कैपिटल Z, स्मॉल a टू स्मॉल z। अब तुम यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मैंने अपर केस और लोअर केस को सेपरेटली क्यों मेंशन किया है। क्योंकि जावा इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इसका मतलब ये हुआ कि अ स्टेटमेंट विच इज़ इक्वल टू कैपिटल SUM इज़ नॉट इक्वल टू लोअर केस SUM। तुम इस एग्जाम्पल से तुम देख लो। तो तुम इस एग्जाम्पल से देख सकते हो कि दोनों ही वेरिएबल सम है, पर एक लोअर केस में है और एक अपर केस में है, पर दोनों का वैल्यू अलग है। इसीलिए दोनों का वैल्यू जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो हमें अलग अलग मिल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जावा इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, यानी कि लोअर केस सम इज़ नॉट इक्वल टू अपर केस सम। सेकेंड, डिजिट्स। देखो जावा में ऑल द डिजिट्स आर यूज्ड, यानी कि ऑल द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आर यूज्ड इन जावा प्रोग्रामिंग। थर्ड है ऑपरेटर्स। तो देयर आर स्पेशल साइंस और सिंबल्स यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस इन जावा प्रोग्रामिंग। तो 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं। पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, दूसरा लॉजिकल ऑपरेटर्स और तीसरा रिलेशनल ऑपरेटर्स। लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर्स को तो हम आगे कवर करेंगे। अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स को समझने के लिए तुम अभी इस एग्जाम्पल को देखो। तुम इस एग्जाम्पल में तुम देख सकते हो कि मैंने कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करके कुछ स्टेटमेंट्स को लिखा है। पहले स्टेटमेंट में मैं एडिशन को परफॉर्म कर रहा हूँ, दूसरे में सब्ट्रैक्शन को, तीसरे में मल्टीप्लिकेशन को और फोर्थ और फिफ्थ में हम डिवीज़न कर रहे हैं। पर दोनों में ही एक डिफरेंस है। पहले ऑपरेटर को यूज़ करके इन दोनों के बीच का क्वोशिएंट को जान सकते हैं और दूसरे ऑपरेटर को यूज़ करके हम इन दोनों के बीच के रिमाइंडर को जान सकते हैं। तो इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ये पहले के स्टेटमेंट्स हमारे करंट के आउटपुट के साथ कन्फ्यूज़न ना क्रिएट कर दे, तो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के लिए तुम कंट्रोल+/ को प्रेस करो और ये ऑटोमेटिकली कमेंट हो जाएगा। फिलहाल ये समझ लो कि कमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड इन जावा।
तो अब मैं इसे रन करने के लिए सिंपली रन पर क्लिक कर दूंगा। तो तुम इसके आउटपुट से देख सकते हो कि पहले स्टेटमेंट को इसने ऐड किया, सेकेंड स्टेटमेंट को इसने सब्ट्रैक्ट किया, थर्ड स्टेटमेंट को इसने मल्टीप्लाई किया और स्टेटमेंट को इसने डिवाइड करके क्वोशिएंट को दिया और स्टेटमेंट को इसने डिवाइड करके रिमाइंडर को दिया। इसमें अगर तुम्हें क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं इसके वैल्यू को थोड़ा चेंज करता हूँ। तब तुम देख सकते हो हमारा क्वोशिएंट 5 है, यानी कि 8 5 ज़ा 40 और हमारे पास रिमाइंडर 7 बचेगा। तो ये परसेंटेज साइन यूज़ करके हम अपने रिमाइंडर को देख सकते हैं। तो इसी तरह तुम इन ऑपरेटर्स को यूज़ करके एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को भी एवेलुएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अब मैं सिंपली इसे रन कर दूंगा। तब तुम देख सकते हो कि जावा ने इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करके इस यहाँ पर आउटपुट को प्रिंट कर दिया है। तो अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल फंक्शंस। अब इसके फोर्थ कैरेक्टर सेट पर आते हैं, यानी कि डेलिमिटर्स। ये स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो जावा में डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। इसके एग्जांपल हैं ब्रेसेस, यानी कि पैरेंथेसिस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, करली ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रेसेस, फिर पंक्चुएशन मार्क जैसे कि कॉमा, डॉट, सेमीकोलन एक्सेट्रा। अब तुम्हें यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना चाहिए कि जावा प्रोग्राम्स यूजेस ब्रेसेस टू ऑर्गेनाइज द कोड इन एन ऑर्डर so that it is easy to understand. Python program uses space indentation to organize its code, बल्कि Java use braces to organize its code. तुम यहाँ पर देख सकते हो कि जब भी हमने क्लास को बनाया तो इसे एक करली ब्रेस से ओपन किया, फिर यहाँ पर इसे करली ब्रेस से क्लोज किया। उसी तरह जब भी हमने मेन मेथड को बनाया तो उसे करली ब्रेसेस से ओपन किया और करली ब्रेसेस से क्लोज किया। पर पाइथन के केस में वहाँ पर सिंपली स्पेस इंडेंटेशन को यूज़ करके डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ कोड में डिवाइड करते हैं, पर जावा यूजेस ब्रेसेस टू डिफाइन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द कोड। अब तुम्हें एक चीज़ और पता होना चाहिए कि इनकोडिंग ऑफ कैरेक्टर्स, जिस तरह से तुम अपने कीबोर्ड से कोई भी कैरेक्टर को प्रेस करते हो और वो तुम्हारे स्क्रीन पर विजिबल होता है, लेकिन वो कंप्यूटर मेमोरी में उस तरह से स्टोर नहीं होता है, क्योंकि कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी नंबर्स। तो जब भी हम कोई अल्फ़ाबेट या सेंटेंस को अपने कीबोर्ड से एंटर करते हैं, यानी कि मान लो मैंने अपने कीबोर्ड से ए को प्रेस किया, तो वो जब मेमोरी में स्टोर होगा तो वो ए एग्जैक्टली ए की तरह स्टोर नहीं होगा, तो वो अपने बाइनरी इक्विवेलेंट के रूप में स्टोर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक अल्फ़ाबेट और हर एक सिंबल का कुछ ना कुछ बाइनरी नंबर है। तो हर एक कैरेक्टर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए डेवलपर्स हैव यूज्ड एन एनकोडिंग मेथड। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक कैरेक्टर्स और हर एक स्पेशल सिंबल्स को एक नंबर अलॉट किया गया है और फिर उस नंबर को वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर मेमोरी उसे स्टोर करता है। तुम यहाँ पर पूछ सकते हो कि हर एक कैरेक्टर को पहले एक नंबर क्यों असाइन किया गया, डायरेक्टली बाइनरी नंबर में क्यों नहीं चेंज किया गया। तो देखो, नंबर्स लाइक 5, 6, 7, 8, 9 या 0 to 9 को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना आसान है, लेकिन अल्फ़ाबेट्स, क्वेश्चन मार्क, प्लस साइन, ये सब को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए डेवलपर्स ने एक राउंड अबाउट मेथड को फिर से यूज़ किया। उन्होंने हर एक कैरेक्टर्स को एक नंबर असाइन किया, क्योंकि नंबर्स को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना आसान है। इससे एक तरह का एनकोडिंग और डिकोडिंग ऑफ कैरेक्टर्स इज डन इन प्रोग्रामिंग। दो तरह के एनकोडिंग स्कीम्स हैं जो कंप्यूटर यूज़ करता है इन कैरेक्टर्स को एनकोड करने के लिए। पहला है आस्की, दूसरा है यूनिकोड। आस्की स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। It uses 7 bits code for representing each character and it includes 256 characters, but 128 characters are used while designing a program. ASCII code represents these characters as numbers with each letter assigned a number from 0 to 127. The ASCII codes of some of the characters used in Java programs are, तो तुम यहाँ पर अगर नोटिस करोगे तो नंबर्स यानी कि 0 to 9 को भी एनकोड किया गया है ताकि कंफ्यूजन ना पैदा हो। अब यूनिकोड पर आते हैं। यूनिकोड इज अ वाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन न्यूमेरिक फॉर्म।
Unicode contains hexadecimal digits, that is 16-bit code, and it can address 1,37,000 characters from 146 modern and historic scripts. तो देखो यूनिकोड वहाँ पर यूज होता है जहाँ पर इंग्लिश के अलावा और भी दूसरे लैंग्वेज को यूज करके तुम कोड कर सकते हो। नॉर्मली हम प्रोग्राम को इंग्लिश में लिखते हैं तो आस्की वैल्यू को यूज करके हमारा प्रोग्राम उसे अंडरस्टैंड और स्टोर कर सकता है। लेकिन जब प्रोग्राम में तुम दूसरे लैंग्वेजेस को यूज करोगे, फॉर एग्जाम्पल तुम हिंदी यूज करके प्रोग्राम करोगे या फिर फ्रेंच लैंग्वेज या फिर मैंडरिन को यूज करके तुम अगर कोड को लिख रहे हो तो तुम्हें यूनिकोड की जरूरत होगी। सो विद द हेल्प ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर सेट you can convert each character to its equivalent binary form. It is a standard encoding system used all over the world. Now, escape sequences in Java. So some special characters are known as escape sequences that are used to control the cursor while displaying the values on the screen. Each escape sequence starts with the backslash followed by a character. The complete set is usually encoded within double quotes. Escape sequence alter how the output is displayed on the screen. Escape sequence को यूज करके तुम अपने आउटपुट को एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में प्रिंट कर सकते हो। तो एस्केप सीक्वेंस के कुछ एग्जाम्पल है जिसे तुम इस टेबल में देख सकते हो कि /t को यूज करके तुम टैब को जनरेट करते हो। सिंगल कोट को जनरेट करने के लिए /सिंगल कोट और डबल कोट को जनरेट करने के लिए /डबल कोट का यूज करते हैं। इसी तरह तुम न्यू लाइन को क्रिएट करने के लिए /n का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए देखो, इस एग्जाम्पल में अगर तुम इस सेंटेंस को डबल कोट्स में प्रिंट करना चाहोगे तो तुम इस तरह से लिखोगे, लेकिन ये डबल कोट्स में प्रिंट नहीं होगा और ये तुम्हें एक एरर देगा। तो देखो, एरर एग्जिस्ट इन रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट। तुम देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट में एक एरर है। तो आउटपुट में अगर हमें डबल कोट्स या सिंगल कोट्स को प्रिंट करना हो तो हमें / यूज़ करना होगा, यानी कि एस्केप सीक्वेंस यूज़ करके हमें अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होगा। तो जब हम एस्केप सीक्वेंस को यूज़ करेंगे तो तुम देख सकते हो हमारे आउटपुट में डबल कोट्स के साथ हमारा स्टेटमेंट प्रिंट हो चुका है। इसी तरह से अब तुम सेकंड स्टेटमेंट में देख सकते हो कि मैंने /n का यूज़ किया है, यानी कि न्यू लाइन कैरेक्टर। तो जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तुम देख सकते हो कि मिड स्टेटमेंट इसने लाइन चेंज कर दिया है। तो जब हम बीच स्टेटमेंट में कभी लाइन को चेंज करना चाहते हैं तो /n एस्केप कैरेक्टर को यूज़ करके लाइन को चेंज करते हैं। और इस स्टेटमेंट में जब मैं /t को यूज़ कर रहा हूँ तो तुम देख सकते हो कि एक बहुत ही बड़ा गैप हमारे स्टेटमेंट में आ गया है, जिसे हम टैब कहते हैं, यानी कि स्पेस को जनरेट करने के लिए /t यूज होता है। एस्केप सीक्वेंस के ये कुछ एग्जांपल है। तो तुम इन एस्केप सीक्वेंस को खुद यूज करके आउटपुट जनरेट करने की कोशिश करो ताकि तुम्हें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। और इन्हीं स्टेटमेंट्स को अगर मैं ब्लूजे में रन करना चाहूँ, मैं सिंपली यहाँ पर इसे पेस्ट कर दूंगा और इसे सेव कर दूंगा। अब यहाँ पर से मैं इसे कंपाइल कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर से इसे रन कर दूंगा। तो तुम देख सकते हो कि हमें सेम आउटपुट ब्लूजे में भी मिल चुका है।